207 से 265 एडी चाइना के थ्री किंगडम्स की वॉर के दौरान उनके जनरल चुको लियांग खुद एक छोटी सी सेना लेके टाउन में था, जबकि उसकी सारी आर्मी दूर के कैंप में थी। चुको लियांग को पता चला कि उन पर सीमा यी अटैक करने वाला है और उसके पास 1.5 लाख की सेना है। चुको लियांग को पता था कि उनके पास तो सिर्फ 100 सैनिक ही हैं और इसीलिए वो सीमा यी से लड़ाई नहीं कर सकता। चुको ने फटाफट अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो अपने फ्लैग्स को नीचे उतार ले, अपने टाउन के गेट्स खोल दे और छुप जाए। चुको ने खुद एक टाओइस्ट रोब पहन लिया और खुद सिटी में एक ऐसी जगह बैठ गया जहां उसे सब देख सकते थे। उसने अगरबत्तियां जला ली और सितार के साथ भजन गाने लगा। थोड़े ही टाइम के बाद उसने देखा कि सीमा की बहुत विशाल आर्मी वहां आ रही है, पर वो उन्हें नोटिस ना करके अपने भजन गाता रहा। किसी भी सोल्जर ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन फिर वहां आया सीमा ली और उसने चुको को पहचान लिया। वो उसे देखता रहा और फिर अपनी आर्मी को वहां से लेके भाग गया। पर सवाल था कि ऐसा हुआ क्यों? वो थी चुको लियांग की रेपुटेशन। चुको लियांग को लोग स्लीपिंग ड्रैगन बुलाते थे क्योंकि उसने अपनी रेपुटेशन वैसी ही बनाई थी। एक बार उसने अपने दुश्मनों की आर्मी को यकीन दिलवाया था कि उनका एक जनरल चुको लियांग के साथ ही मिला हुआ है, जिसकी वजह से उस आर्मी के जनरल को अपनी आर्मी छोड़ के चुको लियांग का साथ देना पड़ा। एक और बार चुको ने अपने दुश्मन की मिलिट्री सील चुरा ली और झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के अपनी दुश्मन आर्मी को दूर भिजवा दिया। और जब दुश्मन की आर्मी दूर चलेगी तो चुको ने 3 सिटीज पर अटैक कर लिया। चुको की रेपुटेशन एक चालाक इंसान की बन गई थी और इसीलिए उस दिन जब सीमा यी ने चुको को अकेले सितार बजाते हुए अगरबत्तियों के साथ भजन गाते हुए देखा तो उसे लगा इसमें चुको की कोई बड़ी चाल है और इसीलिए वो अपनी आर्मी को वहां से लेके चला गया। तो सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि गार्ड योर रेपुटेशन नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमेशा अटेंशन लेते रहो। पीटी बर्मन, जिसे 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है, वो पहले एक सर्कस के ओनर के असिस्टेंट थे। 1836 एनोप्लिस मैरीलैंड में वो एक सर्कस के शो के लिए आए थे। उन्होंने सुबह सुबह सोचा कि चलो एक बार इस टाउन को अच्छे से मैं देख लेता हूँ, और एक अच्छा सा ब्लैक सूट पहन के घूमने निकल गए। थोड़ी देर के बाद शहर के लोगों में से एक चिल्लाया, अरे ये तो के अवेरी है। के अवेरी एक्चुअल में एक इंसान था जिसके ऊपर मर्डर के चार्ज थे, लेकिन वो कोर्ट से छूट गया था। लेकिन लोग सोचते थे कि वो गुनहगार है, इसलिए गुस्से वाली भीड़ ने बर्मन को धक्के मारना स्टार्ट कर दिया और उनकी शर्ट फाड़ दी। बर्मन ने भीड़ को कन्विंस किया कि वो अवेरी नहीं है और उन्हें सर्कस लेके आ गया ताकि वो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर सके। सर्कस में बर्मन के बॉस टर्नर ने भीड़ से कहा, हाँ ये अवेरी नहीं है और ये बर्मन है और ये जोक था जो मैंने ही स्टार्ट किया था। ये सुनकर भीड़ वहां से चली गई। बर्मन को बहुत गुस्सा आया कि उसी के बॉस ने ये बेहुदा मजाक किया था, लेकिन ऐसा क्यों? इस पर टर्नर ने कहा, मेरे प्यारे बर्मन, ये जोक मैंने सर्कस को फेमस करने के लिए किया था। इस जोक की वजह से लोग हमारे बारे में बहुत बातें करेंगे और फिर उन्हें हमारे सर्कस के शो के बारे में पता चलेगा। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही। उस रात सर्कस फुल रहा। इससे बर्मन ने एक लेसन सीखा कि हमेशा अटेंशन लेते रहो और अपने आसपास वाले लोगों को हमेशा बेटर दिखाने की कोशिश करो। इसके बाद जब बर्मन ने खुद के शो स्टार्ट किए तो उसने भी इन्हीं ट्रिक्स को अपनाया। वो एक बार घूमने जा रहे थे और उन्हें एक भिखारी मिला। उसने उनसे पैसे मांगे। बर्मन ने उसे पैसे देने के बजाय नौकरी पर रख लिया। बर्मन ने उस भिखारी से कहा कि वो 2 ईंटें ले और एक ईंट को दूसरी ईंट के आगे लगा दे, फिर वो पिछली ईंट उठाए और उसे आगे लगा दे, एंड सो ऑन। और ऐसे करते करते शहर से सर्कस वाली जगह तक आना है और सर्कस के अंदर से चक्कर लगा के वापस शहर में चले जाना है और पूरा दिन बस ऐसा ही करते रहना है। और अगर बीच में कोई उससे सवाल पूछे तो उसे बस सीरियस होके किसी को जवाब नहीं देना है। अब इससे हुआ यह कि लोग उस भिखारी को ये करते हुए देखते और उससे सवाल पूछते, लेकिन वो भिखारी कोई आंसर नहीं देता। इसलिए वो सारे लोग उसे फॉलो करते करते सर्कस पहुंच जाते और फिर सर्कस में खो जाते और सर्कस की टिकट्स को खरीद लेते। एक टाइम तो ऐसा आया कि पुलिस ने उस भिखारी को पकड़ लिया क्योंकि उसे बहुत लोग फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा था। थर्ड पॉइंट कहता है कि ऐसी कंडीशंस बनाओ कि जो तुम चाहो वो हो। 1814 में यूरोप के मैक्सिमम मेजर्स चाहते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट का पहले से डूबा हुआ एम्पायर पूरा बर्बाद हो जाए। इसलिए नेपोलियन को इटली के ही पास आइलैंड ऑफ एल्बा भिजवा दिया गया, जहां उन्हें अरेस्ट रखा था। उस आइलैंड में अरेस्ट होने के बावजूद नेपोलियन से सब नर्वस हो रहे थे। ऑस्ट्रियंस ने सोचा कि इसे एल्बा में ही मरवा देते हैं, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि ये रिस्की है। उस साल विंटर्स में अजीब सी घटना हुई। एल्बा आइलैंड को ब्रिटिश शिप्स चारों तरफ से घेरी हुई थी ताकि नेपोलियन कहीं से भाग ना पाए। लेकिन 26 फरवरी 1815 को दिन दहाड़े 900 लोगों की शिप वहां आई और नेपोलियन को लेके चले गए। इंग्लिश उनका पीछा करते रहे, लेकिन नेपोलियन वहां से भाग गए।
नेपोलियन के लिए बेहतर रहता कि वो यूरोप छोड़ के चले जाते, लेकिन वो फ्रांस वापस आए और साथ में छोटी सी आर्मी लेके पेरिस पर अटैक कर दिया ताकि वो दोबारा से पार में आ जाए। नेपोलियन की स्ट्रैटेजी काम कर गई। वहाँ पर सारे लोग नेपोलियन के पाँव में गिर गए। पेरिस में आर्मी नेपोलियन को अरेस्ट करने आई, लेकिन अपने पुराने लीडर को देख के उन्होंने भी साइड्स चेंज कर ली। नेपोलियन दोबारा से एम्परर बन गए। लोग बहुत खुश थे। किंग जिसने नेपोलियन को रिप्लेस किया था वो कंट्री छोड़ के भाग गया। लेकिन उस साल जून में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गए और नेपोलियन को अफ्रीका के सुनसान आइलैंड सेंट हेलेना में ले जाया गया, जहां से नेपोलियन का भागना बहुत मुश्किल था। एक्चुअली में ये सब प्लान था। नेपोलियन को एल्बा आइलैंड में ऑस्ट्रिया के जनरल कॉलर ने कन्विंस किया था कि अगर वो इस आइलैंड से भाग जाते हैं तो इवन इंग्लैंड के लोग भी इस मूव को वेलकम करेंगे और वो वापस पार में आ सकते हैं, क्योंकि लोग फ्रांस में उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन नेपोलियन को ये नहीं पता था कि इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड है, और वो था नेपोलियन का पुराना मिनिस्टर टैलीरैंड। और टैलीरैंड नेपोलियन को वापस नहीं लाना चाहता था और पूरे तरीके से बर्बाद करना चाहता था। जब नेपोलियन को एल्बा आइलैंड ले जाया गया तो टैलीरैंड ने कहा था कि नेपोलियन को बहुत दूर भेज दिया जाए ताकि वो वापस ही ना आ पाए। किसी ने टैलीरैंड की बात सुनी ही नहीं और फिर उसने खुद ही प्लान बनाना स्टार्ट किया। टैलीरैंड जानता था कि नेपोलियन भागने के लिए राजी हो जाएगा, वापस पार में आएगा और वॉर में जाएगा। और क्योंकि उस वक्त फ्रांस की बुरी कंडीशन चल रही थी तो ये वॉर ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, और एक्चुअल में हुआ भी यही, और टैलीरैंड का प्लान कामयाब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू द आर्ग्यूमेंट। एथेंस के इंजीनियर को उसके कमांडर मिकियानिस से ऑर्डर मिला कि जल्दी से शिप का बड़ा मास्ट बना के दो ताकि वो परग्यूमस के टाउन पर जल्दी से कब्जा कर सके। जब सोल्जर्स ये ऑर्डर इंजीनियर के पास लेके गए तो इंजीनियर ने उन्हें समझाया कि ज्यादा एफिशिएंट छोटा शिप मास्ट रहेगा, ना कि बड़ा। सोल्जर्स ने उस इंजीनियर्स को बोला कि कमांडर उन इंसानों में से नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहेगा, इसलिए जो ऑर्डर है वैसे ही साइज बनाया जाए। लेकिन इंजीनियर नहीं माना। वो ड्राइंग्स पे ड्राइंग्स बना के दिखाने लगा कि वो इतना एक्सपर्ट है और छोटे से शिप मास्ट बना के कमांडर को भिजवा दिया। उसे लगा कि उसकी एफिशिएंट डिजाइन के लिए उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये बात कमांडर को पता चली, उसने इंजीनियर को बुलाया और उससे अपने सोल्जर से मरवा दिया। किसी को ये परवाह नहीं थी कि क्या उस इंजीनियर का कॉन्सेप्ट ठीक भी था या नहीं। लेकिन माइकल एंजेलो दूसरे तरीके के इंसान। एक बार माइकल एंजेलो को भी फ्लोरेंस के मेयर पायरो सॉर्डिनी ने कहा कि माइकल एंजेलो जिस स्कल्पचर पर काम कर रहे हैं उसका नाक थोड़ा बड़ा है। माइकल एंजेलो जानते थे कि स्कल्पचर का नोज परफेक्ट साइज का है, लेकिन फिर भी वो अपना हैमर स्कल्पचर के पास लेके गए और प्रिटेंड करने लगे कि वो उसे ठीक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कुछ चेंजेस नहीं किए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, क्योंकि जब भी हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं तो उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ना ही एक्शंस मिस इंटरप्रेट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 तरीके देखे अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए। ये चारों पॉइंट्स हमें दिखाते हैं कि इंसल्ट का बदला लेने के लिए बेस्ट मेथड है कि पावर ट्रांसफर हो, यानी आपके पास वो पावर आए और वो होगी 1 अपनी रेपुटेशन बनाए रखने पर। इंसान की रेपुटेशन उससे पहले दूसरी जगह पहुंच जाती है, इसीलिए हमें अपनी रेपुटेशन को उसी तरीके से बनाए रखना चाहिए जो हमारे गोल के लिए बेटर हो। इसमें हमने चाइनीज जर्नल चुको लियांग की स्टोरी देखी कि चुको लियांग की रेपुटेशन की वजह से ही पूरी 1.5 लाख की आर्मी उसे छोड़कर वापस चले गई। अगर उसकी रेपुटेशन वैसी नहीं होती तो हो सकता था वो चुको लियांग का लास्ट दिन होता। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि हमेशा अटेंशन लेते रहो। अगर हर इंसान हमें इग्नोर कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इनसिग्निफिकेंस की निशानी है। इसमें हमने द ग्रेटेस्ट शोमैन पीटी बर्मन की स्टोरी देखी कि जब वो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए थे तो कैसे उन्होंने एक भिखारी को हायर करके अपने सर्कस की सारी टिकट्स बेचना स्टार्ट करवा दी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऐसी कंडीशंस बनाओ जिससे तुम जो चाहो वो हो जाए। इसमें हमने देखा था कि कैसे नेपोलियन को भी उसी के मिनिस्टर ने अपनी स्ट्रैटेजी से फंसा दिया। नेक्स्ट पॉइंट था विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। ये पॉइंट कहता है कि बातें सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं और ज्यादातर आर्गुमेंट को ही लीड करती हैं। तो अगर रियलिटी में हम कुछ चाहते हैं तो एक्शंस करके दिखाएं, यूजलेस बातें ना करें। दोस्तों, हमने ये सारी बातें रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से बताई। अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कुछ डिफरेंट ट्राई करने से डर रहे हैं और जिन्हें ये वीडियो मोटिवेट कर सकती है। तो अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।